पहले एक नहीं बल्कि कई लड़ाइयां लड़ी गई। लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपनी मांगे रखी, कई प्रोटेस्ट किए, जिसके कारण पूरे यूएसएसआर में आजादी की मांग तेज हो सकी। प्रोटेस्ट को करने के लिए पूरे यूएसएसआर में जगह जगह पर कई ग्रुप्स बने, जिनमें सबसे पहले हेलसिंकी 86 नाम के ग्रुप ने सोवियत सरकार के सामने अपनी आवाज उठाई। हेलसिंकी 86 को लैटवियन पोर्ट टाउन में जुलाई 1986 को बनाया गया। ये ग्रुप एक एंटी कम्युनिस्ट ग्रुप था, जिन्होंने यूएसएसआर की सरकार के खिलाफ खुलेआम नारेबाजी की, वो भी एक अच्छी खासी संख्या में। इनके प्रोटेस्ट और कॉन्फिडेंस को देख करके ही पूरे यूएसएसआर में लोगों ने सड़कों पर निकलना शुरू कर दिया। 26 दिसंबर 1986 वो तारीख है जब रीगास कैथेड्रल स्क्वायर पर 300 लैटवियन ने इकट्ठा होकर सोवियत रशिया आउट, फ्री लैटविया के भर भर के नारे लगाए। लोग अपनी फ्रीडम के लिए इस नारे के साथ लेनिन एवेन्यू की ओर बढ़ने लगे। हालांकि लोगों ने फ्रीडम मार्च को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक पूरे रशिया में फ्रीडम की आग इस कदर फैल चुकी थी कि इसे रोक पाना मुश्किल था। इवन इस प्रोटेस्ट से पहले भी लोगों ने अपने लेवल पर कई छोटे मोटे प्रोटेस्ट किए थे, पर उन सभी प्रोटेस्ट का रिजल्ट कुछ नहीं निकला और दिसंबर 1986 में कजाकिस्तान में भी राइट्स देखने को मिले, जिसका मेन रीजन कजाकिस्तान के फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी और एक एथनिक कजाक को उनकी गद्दी से हटाना और एक आउटसाइडर को उनकी जगह देना था, जिसके कारण 17 दिसंबर 1986 को 200 से 300 स्टूडेंट्स ने सेंट्रल कमेटी बिल्डिंग के सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। इस प्रोटेस्ट ने देखते ही देखते एक सिविल अनरेस्ट का रूप अपना लिया, जिसके कारण वहां के नॉर्मल सिविलियंस, ट्रूप्स और वॉलंटियर्स में क्लैशेस देखने को मिले। ये क्लैशेस और प्रोटेस्ट करीब 3 दिन तक लगातार चलते रहे। 3 दिन बाद पुलिस सभी प्रोटेस्ट को शांत करा पाई। इन प्रोटेस्ट के बाद तो जगह जगह लोगों का गुस्सा फूटने लगा। जैसे 6 मई 1987 को पैमयाट नाम का एक रशियन ग्रुप मॉस्को में एक अनसैंक्शन डेमोन्स्ट्रेशन करने लगा। ये डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे खासे लेवल पर था, जिसके कारण बड़ी बड़ी अथॉरिटीज इन्हें रोक नहीं पाई और सड़कों पर ट्रैफिक लगना शुरू हो गया। इस डेमोन्स्ट्रेशन में भी लोगों ने अपनी डिमांड्स के साथ पब्लिक मार्च करना शुरू किया। इसके बाद 25 जुलाई 1987 को करीब 300 क्राइमीन टैटर्स ने क्रेमलिन वॉल के सामने एक नॉइजी डेमोन्स्ट्रेशन किया, जो कि कई घंटों चला। यहाँ भी पुलिस और सोल्जर्स की निगरानी में ही प्रोटेस्ट हुआ। यहाँ प्रोटेस्टर्स ने अपनी डिमांड सबके सामने रखी। अगेन 23 अगस्त 1987 को तीनों बाल्टिक कैपिटल्स ने मिलकर थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में इकट्ठे होकर अपनी आजादी की मांग की और अपना इंडिपेंडेंस सॉन्ग भी गाया। इस भारी भीड़ पर नजर रखने के लिए भी पुलिस वहां लगातार पहरा देती रही, लेकिन इनकी पब्लिक मीटिंग या प्रोटेस्ट में किसी ने दखल अंदाजी नहीं की। यही नहीं, इस बार लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि प्रेस ने भी इस पूरे प्रोटेस्ट को अच्छे से कवर किया। इससे पहले 14 जून 1987 को करीब 5000 लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर अपनी फ्रीडम की मांग की। अब ऐसा नहीं था कि ये सारे मूवमेंट्स सोवियत गवर्नमेंट को दिख नहीं रहे थे, बस इस बार वो लोगों को हल्के में लेते चले गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये छोटे छोटे प्रोटेस्ट ही एक दिन उनके देश को टुकड़ों में बांट देंगे। इस प्रोटेस्ट को भी पुलिस के द्वारा ही पूरे टाइम कंट्रोल किया गया, लेकिन यहाँ भी पुलिस ने किसी को एक शब्द भी नहीं कहा, जिस कारण पूरे बाल्टिक नेशंस में और कॉन्फिडेंस आया और लोगों ने बढ़ चढ़कर सभी मूवमेंट्स को करना शुरू कर दिया। इसके बाद तो कई प्रोटेस्ट हुए। किसी में पुलिस ने चुप्पी मार के लोगों के गुस्से के सामने अपने हथियार डाल दिए, तो कहीं पुलिस सिविलियन से भिड़ गई, लेकिन किसी को भी रोकने का कोई फायदा नहीं हुआ। पहले केवल बाल्टिक नेशंस में, फिर धीरे धीरे करके पूरे यूएसएसआर ने इन प्रोटेस्ट को बढ़ावा दिया, जिसका एंड रिजल्ट तो आप जानते ही है। दरअसल वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जर्मनी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, वो भी एक वॉल खड़ी करके, जिसे आप बर्लिन वॉल के नाम से जानते हैं। जहां एक तरफ तो वेस्ट बर्लिन था, जहां लोग फुल ऑन डेमोक्रेसी, फ्रीडम और एक नॉर्मल जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे और खुश थे। वहीं दूसरी ओर ईस्ट जर्मनी था, जहां लोग तानाशाही से परेशान थे। इन दोनों को अपनी सरकार के इशारों पर ही नाचना पड़ता था। इस कारण ईस्ट बर्लिन के लोग वेस्ट बर्लिन में जाने के लिए परेशान होते, लेकिन उन्हें ये करना अलाउड नहीं था। सरकार ने लोगों के माइग्रेशन को रोकने के लिए ही कई बैरिगेटर्स, वायर्स, वॉल्स और ना जाने कितने कितने जुगाड़ क्यों ना लगा दिए, लेकिन लोग तब भी दूसरी साइड जाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेते।
कभी वो दीवार कूद के दूसरी ओर जाते तो कभी सीढ़ियां लगाकर। इवन कई लोग तो अपने घरों की विंडो से भी दूसरी ओर कूद जाया करते थे। बस फिर आखिरी में गवर्नमेंट ने वॉल को लेकर बॉर्डर पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को ईज डाउन करने का फैसला लिया। लेकिन इससे पहले गवर्नमेंट कुछ करती, लोगों ने खुद ही बर्लिन वॉल को गिरा दिया, जिसने यूएसएसआर स्टेट्स पर काफी प्रभाव डाला। यूएसएसआर सिटीजन्स ने बर्लिन वॉल के गिरने से इतनी इंस्पिरेशन ली कि वो सब भूल भाल के बस अपनी जिंदगी की मांग करने लगे। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल से यूएसएसआर सिटीजन्स को अपनी आजादी के चांसेस भी दिखने लगे। उन्हें लगा कि जब जर्मनी के लोग अपनी आजादी के लिए लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव को यूएसएसआर का प्रेसिडेंट चुना गया। गोर्बाचेव के सोचने और काम करने का तरीका कम्युनिस्ट पार्टी से जरा हटकर था। इन्होंने आते ही सबसे पहले अपनी जनता की भलाई के लिए काम किया। इन्होंने अपने देश की गिरती इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए फौरन कुछ स्टेप्स लिए जो इनकी खुद की पार्टी को पसंद नहीं आए। गोर्बाचेव ने मेनली 2 बड़ी और अनएक्सपेक्टेड पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें पहली ग्लासनोस्ट और दूसरी पेरेस्ट्रोइका थी। ये दोनों रशियन शब्द है जिनका मतलब ओपननेस और रिस्ट्रक्चरिंग है। अब ग्लासनोस्ट यानी ओपननेस के अकॉर्डिंग यूएसएसआर की आम जनता को लिबर्टी प्रोवाइड की गई, जिसके लिए वो सालों से डिमांड कर रहे थे। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब वहां की जनता को फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे राइट्स थे। वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकते थे। इवन मीडिया को भी कुछ फ्रीडम दी गई। वो अब अपने मन से कुछ भी छाप सकती थी। उस पर सरकार की किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। लोगों को अब अपने अकॉर्डिंग अपने रिलीजन को चूज करने और उसे मानने की लिबर्टी थी। इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ फॉर्मर पॉलिटिकल डिसीडेंट्स को भी जेल से रिहा किया गया। दूसरी पॉलिसी आती है पेरेस्ट्रोइका यानी रिस्ट्रक्चरिंग, जिससे यूएसएसआर का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ। इसमें लोगों को प्राइवेटाइजेशन का हक था, यानी लोग अपना खुद का बिजनेस और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते थे, जो अब तक केवल सरकार के अंडर था। यही नहीं, इसके थ्रू ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने भी शुरू हुए, जिससे कंट्री की इकोनॉमी को फायदा होता। इस पॉलिसी के अंडर इकोनॉमिक चेंजेस के अलावा पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए, यानी अब न्यू और यंगर जनरेशन को कम्युनिस्ट पार्टी के लीड ग्रुप्स में रखा जाने लगा, जिसने अपने आप ही सोवियत यूनियन में फ्री एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शन की नींव रखी। बट गोर्बाचेव को क्या पता था कि जनता की भलाई के लिए किए गए चेंजेस आखिरी में उन्हें ही बैकफायर करेंगे। दरअसल हुआ ये कि जब गोर्बाचेव के लोगों को फ्रीडम और लिबर्टी जैसे शब्दों से इंट्रोड्यूस कराया तो उनकी भूख और बढ़ गई और अब वो पार्शियल फ्रीडम नहीं बल्कि फुल फ्रीडम की डिमांड करने लगे, जिससे पूरे यूएसएसआर में जगह जगह लोगों ने सड़कों पर निकलना शुरू कर दिया, लेकिन पीसफुली। बात केवल 2 पॉलिसीज की नहीं बल्कि गोर्बाचेव के नेक्स्ट सबसे बड़े स्टेप की थी। वो ऐसे कि फरवरी 1990 में गोर्बाचेव ने अपनी पार्लियामेंट को बुलाकर यह अनाउंस कर दिया कि अब सिंगल पार्टी सिस्टम का अंत होने जा रहा है। अब हम अपने देश में चुनाव करवाएंगे और जनता अपना लीडर खुद चुनेगी। जिसके बाद सभी यूएसएसआर स्टेट्स में चुनाव हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी ने बुरी हार का सामना किया। इस हार के दौरान ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने यूएसएसआर के जर्जर मकान को एक झटके में गिरा दिया। दरअसल जैसे ही हमने आपको पहले भी बताया था कि कम्युनिस्ट पार्टी गोर्बाचेव के बदलाव से खुश नहीं थी, तो बस पार्टी ने मौका पाते ही गोर्बाचेव को नजरबंद करवा दिया और पूरे देश में अफवाह फैला दी कि गोर्बाचेव की हेल्थ ठीक नहीं है, जिस कारण कुछ समय के लिए मेन मिनिस्टर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी या हार्ड लाइनर्स ऑफ द सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी सरकार को संभालेंगे। ये हार्ड लाइनर्स और मेन मिनिस्टर्स कम्युनिस्ट पार्टी के वो 8 बड़े नेता थे जो गोर्बाचेव के रिफॉर्म से बिल्कुल खुश नहीं थी। इन लीडर्स में मेनली यूएसएसआर के डिफेंस मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट्स, गोर्बाचेव सेक्रेटरीट हेड, सोवियत डिफेंस काउंसिल डेप्यूटी चीफ जैसे बड़े नेता आते थे। अब कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि यूएसएसआर कभी भी बटे। ये लोग देश में हो रही हर चीज का जिम्मेदार गोर्बाचेव को मान रहे थे, जिस कारण पार्टी के मेन मिनिस्टर्स ने गोर्बाचेव को प्रेसिडेंट पद से हटाने के लिए सारा प्लान बनाया। खैर, आपको बता दें कि इस इमरजेंसी को ऑगस्ट कूप के नाम से भी जाना जाता है, जिसे लगाने के बाद देश में कुछ उल्टा ही हुआ। I mean, जहां पूरे देश की सड़कें खाली दिखनी चाहिए थी, वहां अब लोग सड़कों पर उतर आए थे। बात हाथ से निकल चुकी थी।
लोग कम्युनिस्ट पार्टी के इस डिसीजन को काफी बुरी तरह इग्नोर कर रहे थे। ये देख के सरकार ने सड़कों पर अपनी ही आर्मी को खड़ा कर दिया और प्रोटेस्ट शांत कराने का आदेश दिया, लेकिन अपनी ही जनता पर गोली बरसाने के लिए आर्मी ऑफिसर्स ने भी इनकार कर दिया और तब हुआ असल सत्ता पलट। अब हर प्रोटेस्ट या रेवोल्यूशन को लीड करने के लिए कोई ना कोई तो हमेशा ही दीवार की तरह खड़ा होता है। ऐसा ही इस प्रोटेस्ट में भी हुआ। बोरिस येल्टसिन के नाम के एक कम्युनिस्ट पार्टी लीडर ने ही अब अपनी पार्टी से अलग होने का फैसला लिया और अपने देश की जनता की डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए उनके साथ सड़कों पर उतर आए। यूएसएसआर को तोड़ने में इनका भी एक बड़ा योगदान था। ये चाहते थे कि सभी देशों को आजादी मिले और सभी अपने अनुसार रह सके। बोरिस येल्टसिन की कमाल की लीडरशिप क्वालिटी और प्रोटेस्ट के दौरान लोगों की मदद के चलते जब रशिया यूएसएसआर से अलग हुआ तो चुनाव के बाद इन्हें ही रशिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट चूज किया गया। जनता के लिए ये एक नेशनल हीरो बन गए थे जिन्होंने उन्हें आजादी दिलाई। 8 दिसंबर 1991 यूएसएसआर के 3 बड़े देश रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने मिलकर 1922 की यूएसएसआर ट्रीटी को रद्द करके खुद को एक इंडिपेंडेंट नेशन अनाउंस कर दिया। इन तीनों देशों के आजाद होने के बाद यूएसएसआर टूट गया। बाकी देशों ने भी एक एक करके अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी। साथ ही 26 दिसंबर 1991 को गोरबचेव ने भी अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया, जिससे इतिहास के सबसे बड़े देश, सबसे बड़ी सुपर पावर का अंत हुआ। यूएसएसआर के जैसे ही टुकड़े होने शुरू हुए, यूएसए के देन प्रेसिडेंट जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने 25 दिसंबर 1991 को टीवी पर आकर एंड ऑफ कोल्ड वॉर की अनाउंसमेंट की। Eastern Europe is free. The Soviet Union itself is no more. उन्होंने अपनी स्पीच में लोगों को क्रिसमस की विशेष से ज्यादा अमेरिका की यूएसएसआर पर जीत की बातें की। उनकी कही हुई एक लाइन काफी फेमस है, By the grace of God, America won the Cold War. और इसी के साथ इतिहास के एक चैप्टर का दी एंड होता है। ये इंसिडेंट हमारे इतिहास का इतना जरूरी चैप्टर है कि बच्चों की बुक से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक में इसने अपने लिए अच्छी खासी जगह बनाई हुई है। यूएसएसआर जब टूटा तो हर देश के ऊपर सर्वाइवल की तलवार लटक गई, क्योंकि नई सरकार के पास ना पैसा था ना रिसोर्सेस, लोगों में भी काफी उथल पुथल थी। पर समय के साथ ये परेशानियां भी ठीक हो गई। हर देश ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया। अलग हुए देशों में आज भी रशिया सबसे बड़ा देश है, वो भी पूरी दुनिया में। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएसएसआर कितना ज्यादा बड़ा देश होगा। रशिया के बाद यूक्रेन ऐसा देश है जो यूएसएसआर का सबसे बड़ा भाग लेकर अलग हुआ। यूएसएसआर के टुकड़े होने के बाद अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बनकर उभरा। इंटरेस्टिंगली, मिखाइल गोरबचेव, जो कि यूएसएसआर टूटने का मेन कारण बने, इन्हें आगे चलकर कोल्ड वॉर एंड कराने के कारण नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था।